हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने जो है प्रोनाउन का नया चैप्टर स्टार्ट किया था और इससे पहले हमने प्रोनाउन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो हमने देख ली है। ठीक है, तो प्रोनाउन की ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। जिन बच्चों को प्रोनाउन में दिक्कत है, जिनको बेसिक से सीखना है, तो भाई पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करें। वो आपको हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश की। उसमें जाकर आपको जो है ये प्रोनाउन की पहली जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आज हम ये जो प्रोनाउन है इसकी सेकंड वीडियो में इसके सेकंड कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करने वाले हैं और मैक्सिमम आपकी 4 से 5 क्लासेस रहेंगी और प्रोनाउन आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोनाउन को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना भाई, उनको तो इंग्लिश आती है, अगर नहीं भी आएगी तो उनका बेस इतना होता है इंग्लिश में कि वो पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ क्या होता है भैया, उनको नहीं आता, उनको समझाते हैं तब भी समझ में नहीं आता, उनको इंग्लिश को भी हिंदी में समझाना पड़ता है, तब जाके कहीं थोड़ी बहुत पल्ले पड़ती है। ऐसा ही होता है ना। तो आज की क्लास में हम हिंदी से ही जो है इंग्लिश को सीखेंगे और ये जो पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स में ही हम ये कर रहे हैं कि हिंदी से मैं आपको इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक बार आप इन क्लासेस को लेके देखें, आपको 100% क्लासेस समझ में आएंगे और पूरा डाउट भी आपका क्लियर होगा। लेकिन जो बच्चा जो दूसरी क्लास में जुड़े हुए हैं भाई, पहले पहली क्लास देखे तब समझ में आएगा, वरना दूसरी क्लास में समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो, तो प्रोनाउन के बारे में हमने क्या देखा था? प्रोनाउन के बारे में हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है, हमने ये देखा था कि प्रोनाउन आपका नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द है, या फिर नाउन की जो रिपीटेशन होती है उसको खत्म करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज हमने प्रोनाउन के बारे में सीखी थी। अब हम प्रोनाउन को आगे पढ़ेंगे और कल की क्लास में मैंने आपको यहां पे छोड़ा था कि भाई जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है उसको हम कैसे कैसे और कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? दो चीजों से। या तो ऑब्जेक्ट आपका नाउन से मिलकर बना होगा, या ऑब्जेक्ट आपका किससे मिलकर बना होगा? प्रोनाउन से मिलकर बना होगा। बस दो ही चीजों से जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिलकर बना होता है। या तो ऑब्जेक्ट आपका नाउन से मिलकर बना होगा, या ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन से मिलकर बना होगा, है ना। ये चीज हमने सीखी थी। नाउन से मतलब किसी का नाम होगा या तो ऑब्जेक्ट में, या प्रोनाउन मतलब जो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हिम हो गया, हर हो गया, अस हो गया, ये वाली चीजें होंगी। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इसकी एक अलग से टेबल है ना। टेबल में अलग से इसका एक कॉलम है। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका है, इसका देखो अलग से एक ये वाला जो कॉलम है ये आपको दिख रहा है, और ये मैंने आपको कल की क्लास में भी अच्छे से समझाया था। अब हम इसको पढ़ते हैं आज, और आज इस टॉपिक को खत्म करेंगे यहां से। ठीक है, देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो 3 ही चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। जेरेंड में भी हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल आप 3 को याद रखो। एक आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? वर्ब का। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसका जवाब कैसे आएगा? या तो आपको वर्ब से क्या करके सवाल पूछना पड़ेगा, यानी कि व्हाट, ठीक है, या फिर आपको किसको, है ना, क्या जवाब करना पड़ेगा? किसको? whom। व्हाट या whom का जवाब आपको वर्ब से लेना पड़ेगा। अगर वर्ब ये जवाब दे पा रही है तो समझ लो ये जो जवाब में आ रहा है ना शब्द, वो ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो, मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिखा, मैंने बोला मैंने क्या बोला? मैं चाय पी रहा हूं। मैंने क्या बोला कि भैया मैं क्या पी रहा हूं? मैंने बोला भैया मैं चाय पी रहा हूं। तो यहां पे पीने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? पीने का। अब मैं इस वर्ब से सवाल करूंगा। क्या सवाल करूंगा? कि भाई मैं क्या पी रहा हूं? क्या पी रहा हूं? तो जवाब में आएगा चाय। क्या जवाब में आएगा? चाय जवाब में आएगा कि मैं क्या पी रहा हूं? चाय पी रहा हूं। तो यहां पे ये जो आपका चाय है ये क्या होने वाला है? ये ही आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। किसका ऑब्जेक्ट है ये? इस वाली वर्ब का। ठीक है, इस वाली वर्ब का क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? किसका ऑब्जेक्ट है? इस वाली वर्ब का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? चाय। क्लियर हुआ? तो मैं क्या पी रहा हूं? चाय पी रहा हूं। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला रीना तुमको बुला रही है। ठीक है, तुमको बुला रही है। पहले हिंदी में समझो, फिर इंग्लिश में तो समझा ही दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो लिखो आ रही है कि रीना, चलो
इस रीना में से ऊपर से इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैंने बोला रीना तुमको बुला रही है, तो काम क्या हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है भाई। अब मैंने बोला कि भैया ये जो रीना है ये क्या बुला रही है, मैं पहले क्या का जवाब ढूंढूंगा, तो क्या का जवाब तो नहीं आएगा। जैसे मैं बोलूंगा किसको बुला रही है, तो जवाब में आ जाएगा भैया तुमको बुला रही है। किसको बुला रही है, तुमको। तो ये जो तुमको है ये ही सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का। ये जो बुलाना वाली वर्ब है ना, इसी वर्ब का ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किसी को, क्या हो जाएगा, इसी वर्ब का क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, आगे भी पीछे भी कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ उसको पता लगाने के लिए आपको वर्ब से सवाल करना पड़ेगा, क्या और किसको। जैसे ही आप क्या और किसको का सवाल करोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वर्ब का निकल के सामने आ जाएगा। आगे प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा तुरंत प्रीपोजिशन के बाद ही आता है। जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो तुरंत प्रीपोजिशन के बाद आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में आप जानते हैं दो तरह के शब्द होंगे, या तो किसी का नाम आएगा या आपका प्रोनाउन आएगा। दो ही तरह के ऑब्जेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। अब जो प्रीपोजिशन है और ये जो आपका है ऑब्जेक्ट, अगर यहां पे प्रोनाउन है तो मैं डायरेक्ट लिख देगा फिर तो वो, लेकिन अगर नाम आया हुआ है ना तो आपको यहां पे कई बार आर्टिकल भी देखने को मिल सकता है। ए एन दामे से आपको कोई आर्टिकल भी देखने को मिल सकता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना याद रखोगे आगे की चीजें अपने आप हो जाएंगी। तीसरा शब्द है लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट के साथ भी आप ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं और वो भी लेट के बाद ही आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे बोला लेट हिम गो, तो आपका सेंटेंस ये सही है। लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं ऐसा बोलूं लेट ही गो तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये फॉर्मूले हमेशा दिमाग में बिठा लेना। वर्ब के साथ आप एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये ऑब्जेक्ट वर्ब का कहीं पे भी हो सकता है, पीछे भी और कहीं दूर भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या और किसको का सवाल करना पड़ेगा, इससे ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा होता है प्रीपोजिशन का, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बोला ही इज एट होम, मैंने क्या बोला, ही इज एट होम। तो एट क्या है, एट हमारा प्रीपोजिशन है और उसके तुरंत बाद जो भी शब्द होगा सिर्फ ए एन दा को छोड़ करके, ये जो चीजें आर्टिकल इनको छोड़ करके, क्योंकि खुद भी इनके नाउन के साथ आते हैं, ये जो भी शब्द होगा प्रीपोजिशन के बाद ये ही इसका ऑब्जेक्ट होगा। मैंने बोला ही वाज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। मैंने क्या बोला, ही वाज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। तो टूवर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो भी शब्द होगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखो, जो भी प्रीपोजिशन के बाद का शब्द होगा वो ही शब्द उसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो, तो प्रीपोजिशन क्लियर हुआ, वर्ब क्लियर हुआ और आपका लेट क्लियर हुआ। तो ऑब्जेक्ट आपका तीन जगह पे इस्तेमाल होगा, एक वर्ब के साथ होगा, एक प्रीपोजिशन के साथ होगा और एक किसके साथ होगा, और एक भैया आपका लेट के साथ होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों ही हमेशा दो ही चीजों के बने होते हैं, चाहे आप ऑब्जेक्ट को देखो चाहे सब्जेक्ट को देखो, ये दोनों सिर्फ दो ही चीजों के होते हैं, या तो ये नाउन के होंगे या प्रोनाउन के होंगे, बस इसके अलावा और नहीं होते। जब नाउन के होते हैं तो कोई नाम आता है और प्रोनाउन के होते हैं तो आपका सब्जेक्ट में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये वाली चीजें दिखाई देती हैं। और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस जो इनका होता है, जैसे ही का हिम होता है, शी का हर होता है, वी का अस होता है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस जो है आपको दिखाई देगा। क्लियर यहां तक। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए अब यहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाती हैं, याद रह जाती हैं ना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, बताएगा कोई बच्चा पढ़ के। पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो अब क्लियर दिख रहा होगा। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है सी इनवाइटेड, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसने इनवाइट किया है, इनवाइटेड, सी इनवाइटेड। अब यहां पे देखो ये इनवाइटेड क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। सी इनवाइटेड ही टू डिनर, तो उसने उसको कहां पे इनवाइट किया, डिनर पे इनवाइट किया। कुछ बच्चों को देखते ही समझ में आ गया होगा एरर कहां पे है। अब यहां पे ये जो वर्ब है से सवाल करो, क्या इनवाइट किया और किसको इनवाइट किया, किसको,
ठीक है। तो इसने किसको इनवाइट किया? ही को इनवाइट किया। तो मतलब वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और यहां पे तो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लिख देंगे हिम, ठीक है। शी इनवाइटेड हिम टू डिनर, ऐसे बनेगा सेंटेंस। क्लियर? ऐसे आपको गलती दिखाई देंगी। लिखा हुआ है दिस गिफ्ट इज फॉर शी। एक बात याद रखना, वो क्या है? वो ये है कि हो सकता है कि पहली बार में चीजें समझ में ना आए, लेकिन जब आप बार बार देखोगे ना, 2-3 बार देख लोगे, उसके बाद 100% आएंगी। और जब किताब में लिखो, ये नहीं सर ने जो लिख दिया मैंने बिना देखे बिना समझे यूं चेप दिया, नहीं। जब तक वो लाइन समझ में ना आ जाए कि लिखी क्यों जा रही है, इसमें गलती क्या है, सही क्या है, तब तक उस लाइन को कॉपी में आपको नोट्स नहीं बनाना है, तब तक उसके नोट्स नहीं बनाना है। ये बात ध्यान रखना। यूं उतारते चले जाओगे फिर कोई फायदा नहीं है। लिखा हुआ है दिस गिफ्ट इज फॉर, क्या है? फॉर तो सर प्रीपोजिशन है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहां तो सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो शी का ही सब्जेक्ट जो है, इसका ही ऑब्जेक्ट हमें लिखना पड़ेगा हर। तो आपका इसका ही ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि यहां पे ये वाली जो चीजें हैं, जैसे आई है, आई का अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन उसने आई लगा दिया वहां पे सब्जेक्ट, तो आपको आई का ही ऑब्जेक्टिव केस लिखना है मी। यू का तो यू ही रहता है सेम। ही का आपको हिम लिखना है, सी का आपको हर लिखना है, इट का आपका सेम ही रहता है, ठीक है। वी का अस होता है, दे का देम होता है। ये 2 चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लेट दे प्ले आउटसाइड। अभी बताया था लेट के बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो दे का हो जाएगा देम, तो यहां पे आप लिख दोगे देम। लेट देम प्ले आउटसाइड। क्लियर? लिखा हुआ है ही इज एंग्री विद आई टुडे। अच्छा, ही इज एंग्री, ये क्या है? विद क्या है भाई बताओ? अच्छा, आपने कभी सुना है एंग्री आई या एंग्री मी? ऐसा सुना होगा है ना? ये भी नहीं सुना क्या आपने? भाई इतना तो सुना होगा है। ऐसे क्या कहती वही तबके से आते होगा, तो नीचे तबके से, जिनको इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। तो ही इज एंग्री विद आई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। इज एंग्री विद मी, आई का आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हो जाएगा। लेट के बाद सी नहीं, लेट के बाद हर आएगा, या क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। जो यहां पे लिखा होता है ना शब्द, उसी का ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ये नहीं अपने मन से कुछ भी लिख दो, जो शब्द यहां पे लिखा हुआ है इसी का ही ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। ध्यान से सुन लो, जो शब्द यहां पे गलत दे रखा है, आगे प्रोनाउन में ऐसे ही हम पढ़ेंगे, जो शब्द वहां पे गलत दे रखा होगा उसी शब्द का जो सही है उसी को लिखना है। ये नहीं किसी का भी उठा के लिख दिया। यहां पे भाई पूछा गया है लड़की का, लिख दिया लड़के का, हिम लिख दिया, हिम नहीं चलेगा। लड़की का उसने गलत लिख के दिया है, तो इसी लड़की का सही लिख के देना है आपको, बस ये होता है, ठीक है। आगे देखो, आई सा दे नहीं, आई सा देम। क्या? आई सा देम वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए? देम। एट द पार्क, ठीक है। क्लियर? एट क्या है? देखो एट क्या है आपका? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद उसको ऑब्जेक्ट आता है, तो पार्क क्या है? ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला था बीच में एक आधा आर्टिकल भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको इग्नोर मार देना, ठीक है। तो एट द पार्क जो है आपका, एट के बाद जो पार्क है ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वाली प्रीपोजिशन का। क्लियर? बिटवीन यू एंड आई दिस इज आ, भाई आगे कहां गया इसमें से? बिटवीन, भाई यहां से तो गायब ही हो गया, पता नहीं कहां भाग गया। पूरा सेंटेंस नहीं है, इसको छोड़ो, चलो पूरा सेंटेंस नहीं है, छोड़ो, आगे आओ। लिखा हुआ है लेट सी आंसर द क्वेश्चन, तो शी नहीं, लेट हर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना लेट के बाद। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। लेट हर आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखो, लिखा हुआ है द टीचर इज प्लीज्ड विद वी। विद वी या विद मी, ये क्या है? प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या आना चाहिए? वी का होना चाहिए अस, तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए अस, अस लिखेंगे यहां पे, ठीक है। देखो, द मैनेजर कांग्रेचुलेशंस सी, नहीं 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 नहीं, कांग्रेचुलेटेड है, ठीक है। तो मैनेजर ने कांग्रेचुलेटेड किया उसको, तो सी नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर होना चाहिए। वर्ब का क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें यहां पे? इसका हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ना कि हमें सब्जेक्टिव केस लिखना है, ठीक है। देखो, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद, भाई ये सेंटेंस पूरा नहीं है, दोनों नीचे के सेंटेंस ना कट गए हैं शायद, चलो कोई बात नहीं, कट गए हैं तो कट जाने दो। बाकी आपको जो इसका ये प्रैक्टिस में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ये आपको समझ में आए ना कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट के साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ठीक है। ये चीज है बस जो आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो भी हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। हमारी एप्लीकेशन पे जाना आप, अल्फा एसएससी पे,
ठीक है, ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे एक बार में मिल जाएगी। अल्फा एसएससी इंस्टॉल कर लेना। इसी के अंदर आपको जो क्या है मिलने वाली है, ये जो क्लासेस की पीडीएफ वगैरह है, ये सारी चीज आपको इसी में मिलेंगी। और इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन में जो भी क्लास की पीडीएफ है वो तो मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, आप क्विज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिटर्न जो है कंटेंट मिलेगा, और बाकी की बहुत सारी चीजें आपको जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, वो बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इसको, पजेसिव प्रोनाउन को। अब पजेसिव प्रोनाउन में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन ये दोनों ही आते हैं। क्लियर हो गया? जिसमें हम इन चीजों को देखेंगे और इन चीजों को देखेंगे कैसे हम इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई, यूअर, हिज, हर। जैसे माई का क्या होता है? माइन। यूअर का यूअर्स, हिज का हिजी रहता है, हर का हर्ष हो जाता है, इट का इट्स का इट जो है कुछ बनता ही नहीं है। एक चीज और देखो, यहां पे जो यूअर था, इधर हम बनाते टाइम हमने इसमें क्या लगाया है? एस। ऐसे याद करना है। ठीक है, इधर जो हिज था, हिज में एस नहीं लगाना क्योंकि पहले एस लगा हुआ है। जिसमें पहले ही एस लगा हुआ है उसमें एस लगाने की जरूरत क्या है? ठीक है, यहाँ पे हर लगा हुआ है तो हर का क्या कर दिया हमने? हर्ष कर दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? एस लगा दिया। यहाँ पे पहले इट्स लगा हुआ है तो इधर इसकी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे भी नहीं बनाया था, सेम है, ऐसे ही इट का भी नहीं बनता है। क्लियर हो गया? ये चीज आपको याद रखनी है। चलो अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। पहले इनका नाम देखो क्या लिखा हुआ है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव जानते हैं क्या होता है? नहीं सर हम तो नहीं जानते एडजेक्टिव क्या होता है। आ जाओ तो जल्दी से समझाता हूं। एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव क्या होता है? देखो, एडजेक्टिव जो होता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो आपका नाउन होता है ना, नाउन, नाउन के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एडजेक्टिव का। किसके लिए? नाउन के लिए। तो ये जो एडजेक्टिव है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कोई गर्ल, तो गर्ल क्या है? नाउन है। मैंने बोला कार, कार क्या है? नाउन है। बॉय, बॉय क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं इनके बारे में कुछ और लिखने लगूं, इनके बारे में कुछ अलग चीज बताने लगूं, उनकी कोई विशेषता बताने लगूं, वो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने क्या बोला? ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या है? नाउन, और इसके बारे में जो शब्द बता रहा है कैसी है, तो एडजेक्टिव कैसा या कैसी का सेंस देते हैं। किसका सेंस देते हैं? कैसा या कैसी का जो सेंस देता है वो कौन होता है? वही शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। तो गर्ल कैसी है भैया? गर्ल तो सर ब्यूटीफुल है। तो यहां पे गर्ल नाउन हो जाएगा और ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। मैंने बोला ब्लैक कार, मैंने क्या बोला? ब्लैक कार। तो कार तो आपका नाउन है, सबको पता है कार क्या है? नाउन है। तो कार कैसी है? ब्लैक कार है, तो ब्लैक आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कैसा या कैसी का जो सेंस देता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। बॉय, भाई बॉय तो लड़का है। मैंने बोला टॉल बॉय। क्या बोला मैंने? टॉल बॉय। तो बॉय तो भैया नाउन है, लड़का है। तो लड़का कैसा है? टॉल है सर। कैसा टॉल है? सर टॉल है लड़का, तो क्या है? टॉल है। कैसा है? टॉल है। तो टॉल आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात याद रखो कि एडजेक्टिव हमेशा आपका नाउन के लिए ही आता है। बस एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं आएगा। कई बार नाउन की जगह प्रोनाउन कई केसेस में आपको दिख जाता है, लेकिन ये नहीं दिखता। ज्यादा आपको 99% केसेस में नाउन ही दिखेगा। नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज है, हम जानते हैं। इसकी जगह ही तो जो नाम की जगह कुछ और इस्तेमाल करते हैं उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। बस प्रोनाउन कुछ अलग थोड़ी है, मतलब एक ही चीज है दोनों। क्लियर हुआ? तो जब आपको नाउन जो है आपको अगर वहां पे सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो वहां पे एडजेक्टिव भी नहीं आएगा। ठीक है, तो नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। अब यहां पे एक चीज समझो, जब ये नाउन के लिए एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो अभी हमने ये दो चीजें पढ़नी थी, इनको मतलब काट के लिए आया हूं। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सब ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ये है ना। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब इनके बाद नाउन आना जरूरी है। भाई ये जब एडजेक्टिव है तो नाउन तो चाहिए ना। हाँ सर नाउन तो चाहिए, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? माई के बाद आपको कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। माई के बाद कोई ना कोई नाउन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी शब्द दिख रहे हैं इन सब के बाद कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये आते हैं एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको इनके बाद नाउन लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं है कभी भी कोई सा भी मुंह उठा के कहीं भी लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं बोलने लगूं माई कार, तो यहां पे माई के बाद कार आना बहुत जरूरी है, इसके बाद एक नाउन आना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर आप इसके बाद नाउन को नहीं लिखना चाहते लेकिन कार के बारे में तो बताना चाहते हैं,
लेकिन भैया इस कार को इसके पीछे नहीं लिखना चाहते, फिर आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ नाउन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है, ये तो प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव थोड़ी है जो इनको नाउन चाहिए, ये तो प्रोनाउन, इनको डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखो जैसे मैंने बोला दिस इज माई कार। अब ये जो सेंटेंस है ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि माई जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, इसका नाउन आ रहा है जिसको हम कार बोल रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दिस इज माइन कार, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसको नाउन चाहिए ही नहीं। भाई ये वाली जो लाइन में चीजें लिखी हुई है ना, इनको नाउन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत तो सिर्फ इनको है। तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमें माइन के साथ इसको लिखना है तो फिर हमें कार को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं कार को यहां से हटा दूंगा, मैं इतना बोलूंगा दिस इज माइन, ठीक है। लेकिन अगर आपको कार के बारे में भी बताना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं दिस कार, कार को आप आगे लिखो इज माइन, दिस कार इज माइन, ऐसे लिखोगे तब आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये वाली जो चीजें हैं इनके साथ आपको नाउन लिखना ही पड़ेगा इनके बाद, और इनके बाद नाउन नहीं लिखना पड़ता क्योंकि ये भैया एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन के लिए आते हैं, ये एडजेक्टिव है भाई, इनको तो नाउन की जरूरत है, इसलिए इनके बाद नाउन लिखेंगे। ये तो भी नहीं है एडजेक्टिव, ये तो नॉर्मल प्रोनाउन है, तो इनके बाद जो है नाउन की जरूरत नहीं है, इनसे पहले लिखना पड़ेगा। फिर अब आपको एग्जाम में कैसे देगा, इसके पीछे लिख के दे देगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको इस कार को या तो हटाओ यहां से, या इस कार को आगे लेके जाओ। ये दो काम आप कर सकते हैं, आपका सेंटेंस तब जाके क्या होगा, ठीक होगा। तब जाके आपका जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो निकलेगा। देखो एग्जांपल्स देखो, लिखा हुआ है दिस बुक इज माई। अच्छा, अगर मैं खाली माई को लिख दूंगा तो ये एडजेक्टिव तो यूं ही रह गया। भाई इसका नाउन कहां है, कैसे पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बाद इसका नाउन चाहिए, और क्या करता है एग्जामिनर, इसके नाउन को इसके पीछे की जगह यहां लिख देता है। भाई यहां तो तब लिखा जाता है ना जब प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन वाली चीजों को यूज करते हैं जब यहां पे, लेकिन अब तो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं यहां पे। तो प्रोनाउन वाली चीज जब यूज करेंगे तब लिखो इसको आगे, वरना इसको पीछे ही लिखो। तो इसको यहां से हटाओ तो आना चाहिए दिस इज माई बुक, ऐसे बनेगा ये। यहां पे आपका सेंटेंस में जो है ये सही होगा। क्लियर हुआ? दिस इज माई बुक। आगे देखो दैट पेन इज यूअर्स। हाँ, यूअर्स आपका प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम पेन लिखते हैं यहां से हटा के तो गलत हो जाता। क्लियर हुआ बात? देखो यूअर्स कहां पे आ रहा है, ये रहा यूअर का यूअर्स हो गया, ये वाला यूअर्स, आवर्स, हर्स, हिज, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। चलो देखो आगे लिखा हुआ है देयर हाउस इज बिगर देन अवर। देयर हाउस इज बिगर देन अवर, गलत, गलत भाई गलत। यहां पे जो अवर लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है भैया? ये जो अवर लिखा हुआ है सर ये तो एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये रहा अवर, इधर तो एस आता है, इनसे याद रखना है, इधर एस आता है चीजों के पीछे, अवर्स, यूअर्स, हर्स, हिज में भी एस आया हुआ है, ठीक है। इधर एस आता है, और जो दूसरी तरफ है उधर एस नहीं देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ जो है उधर एस देखने को नहीं मिलेगा। अरे कहां गया भाई? ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अब क्या होने वाला है यहां पे, तो या तो आप इसको अवर्स करो, या तो इसको अवर्स करो, देयर हाउस इज बिगर देन अवर्स, या तो अवर्स करो, या फिर अगर आप इसको अवर्स नहीं करना चाहते, अगर आपको अवर ही लिखना है, इसको अगर अवर ही लिखना है तो सेंटेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस फिर आपको करने पड़ेंगे, इस हाउस को उठा के लाना पड़ेगा पीछे, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम इसको अवर्स कर दें, इतने में ठीक हो जाएगा। देयर हाउस इज बिगर देन अवर्स, उनका जो घर है वो हमारे घर से क्या है, बड़ा है। क्लियर हुआ? अगर देखो लिखा हुआ है दिस सीट इज हर, नहीं 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 नहीं, गलत है। सीट जब हमने आगे लिख दी, अगर हम ऐसा लिखते दिस इज हर तब तो ठीक होता, क्योंकि अब हमें सीट को पीछे लिखना है, ये सेंटेंस तब ठीक रहता अगर हम इस सीट को उठा के यहां लिख दें, क्योंकि भैया ये क्या है, एडजेक्टिव, इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको यहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ एक इसमें चेंज कर दें तो इसमें एस कर देंगे, हर्स। दिस सीट इज हर्स, ये सीट किसकी है, उसकी है। फिर हम इसको इस तरह से बनाएंगे। आया भाई थोड़ा बहुत समझ में? ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है These shoes are my not, ये गलत है, पीछे से क्या है, गलत है। तो शूज हमारा आगे लिखा हुआ है these shoes are, अब यहां पे इसको हटाओ और लिख दो not mine, माई का हो जाएगा माइन, ठीक है। ये आपका सेंटेंस ऐसे ठीक होगा। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? जिनको एक बार में क्लियर नहीं होता है वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके पास पड़ी हुई है, फ्री में है, ठीक है।
कोई पैसा इसका देना नहीं है, इसको मैं प्राइवेट भी नहीं करूंगा ना डिलीट करूंगा, ये ऐसी पड़ी रहेगी। आपका जितना मन करे उतनी बार आप इसको देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक केस और हम इसमें सीखने वाले हैं आज की क्लास में, और ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें भी आपको पेपर में देखने को मिलती हैं, और इतनी बार मिलती हैं, इतनी बार मिलती हैं कि पूछो मत बस कितनी बार मिलती हैं। देखो, जब आप कंपैरिजन करते हैं, यहां पे एक चीज लिखी हुई है, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल एंड अनइक्वल थिंग्स। ठीक है, देखो कंपैरिजन जब आप करेंगे तो इक्वल चीजों से करेंगे, इक्वल चीजों का, इक्वल चीजों से इक्वल चीजों का तो करेंगे हैं। अब ऐसा थोड़ी है एक तो भैया खली है और एक मैं आपको ले लूं हैं। अब आप दोनों का कोई कंपैरिजन कर सकता है ऐसे बॉडी बिल्डिंग में? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनइक्वल है एक तरह से। क्लियर? जैसे मैं किलोग्राम में कोई चीज आ रही है, किलोग्राम की चीज को इंच वाली चीज से कंपैरिजन कर सकता हूं? एक चीज तो इंच में मापी जा रही है, किलोग्राम में मापी जा रही है, बोल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि भैया सेम क्वांटिटी चाहिए। इनका जो पीछे का जो मापने का जो आपका तरीका है, जो वो है एक मेजरमेंट इकाई है, यूनिट है, वो आपकी सेम होनी चाहिए। क्लियर हुआ? इसी तरह से इंग्लिश में भी क्या चीजें होती हैं, इंग्लिश में भी इसी तरह से कुछ चीजें वर्क करती हैं। जब हम इंग्लिश में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन किसका किससे होना चाहिए? सेम चीज का सेम चीज से। सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से ही होगा, ये बात आपको याद रखना है। अगर आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तब ऑब्जेक्ट से होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, ऐसे वर्ब का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वर्ब का तो वर्ब से ही होगा। तो यानी कि सेम यूनिट की चीजों का कंपैरिजन सेम यूनिट की चीजों से ही करना है। अगर आप अलग से करोगे तो वो गलत हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू इक्वल थिंग्स। बराबर चीजों के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। एंड अनइक्वल थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अनइक्वल थिंग्स को भाई हम कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ इक्वल जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका ही कंपैरिजन होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं। देखो, जैसे लिखा हुआ है शी इज एज स्मार्ट एज मी। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो लड़की है ये उतनी ही स्मार्ट है जितना मैं। और ये लड़की कौन है? इसकी वो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या भी इसकी, कि ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है नहीं, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, गलत। ये तो चेंज नहीं हो सकता, इसको चेंज करेंगे, आई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्लियर? तो सी इज एज स्मार्ट एज आई, ना कि मी, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं भैया सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ही करना है, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। देखो लिखा हुआ है आई ईट फास्टर। भाई मैं तेज खाता हूं, मतलब सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। देन हिम, हिम क्या है? हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो हिम नहीं, हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो आएगा, यानी कि ही आएगा। आई ईट फास्टर देन ही, देखने में अटपटा लगेगा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का रूल यही है, यही पेपर में आता है। और जब आप ऐसा कर पाओगे तभी नंबर मिलेंगे, वरना कितना ही कुछ भी कर लेना नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो आई ईट फास्टर, मैं तेज खाता हूं, किससे? ही से। ठीक है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किससे होना चाहिए? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए। चलो, तो कंपैरिजन करते करते अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, करिए प्रैक्टिस। बताओ, लिखा हुआ है सी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। सी इज मोर इंटेलिजेंट। अच्छा एक चीज और देखो, एक सेकंड रुको बस, यहां पे जो पीछे के शब्द लिखे हुए हैं इनको मैं हटा रहा हूं फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है आपके काम की नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये चीजें पढ़ाई नहीं है, तो मैं इनको बताऊंगा अभी नहीं। ठीक है, ये इसको भी हटा देते हैं। चलो अब बनाओ। देखो लिखा हुआ है सी इज मोर इंटेलिजेंट, ये जो लड़की है ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसी लड़की का कंपैरिजन किया जा रहा है, और ये लड़की है सब्जेक्ट। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, मुझसे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, आना क्या चाहिए? आई, क्योंकि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है। क्लियर? तो इस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट से करेंगे ना भाई, ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, है ना? तो ही रन्स फास्टर, ये लड़का जो है वो तेज दौड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है। देन हर, हर तो ऑब्जेक्ट है, तो हर किसके लिए आता है? लड़की के लिए, तो लड़की होती है शी। ठीक है, लड़की के लिए सब्जेक्ट होता है शी, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हमने कर दिया। माई ब्रदर, ये कौन है? सब्जेक्ट है। माई ब्रदर इज, मुझे कैसे पता चल रहा है ये सब्जेक्ट है? क्योंकि भैया हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखे हुए हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखे हुए हैं, वर्ब के फॉर्म से, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आता है, ऑब्जेक्ट कभी भी आपको आगे नहीं दिखाई देगा वर्ब से, पैसिव यूज को छोड़ करके। देखो, माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन मी, भाई माई ब्रदर तो सब्जेक्ट है और इसका कंपैरिजन मुझसे किया गया है।
क्लियर हुआ? तो ये जो मी है इसको हटा करके क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इसकी, किसकी, इसकी। ये कौन है, ये सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब्जेक्ट है और यहां तक के सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट हिम, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं। ये है भैया आई, ये है आई, और ये रिस्पेक्ट किसकी करता है, हिम की रिस्पेक्ट करता है। किसकी रिस्पेक्ट करता है, हिम की। एज, जितना, जितना मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई रिस्पेक्ट सी। तो ये क्या है भैया, क्या है, कंपैरिजन किसका हो रहा है? देखो ये तो एक ही व्यक्ति है, जितना ये रिस्पेक्ट इस हिम की करता है उतना ही मैं रिस्पेक्ट करता हूं सी की। तो जितना रिस्पेक्ट आई हिम की कर रहा है उतना ही रिस्पेक्ट ये जो है, ये जो आई है, ये किसकी कर रहा है, सी की कर रहा है। किसकी कर रहा है, सी की। तो ये जो व्यक्ति है ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। आई रिस्पेक्ट हिम, ये एक ही व्यक्ति तो नहीं है, अलग अलग है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना भाई। जब यहां पे इसके लिए ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया गया है तो यहां पे भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो सी का क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। क्लियर? आगे आओ। दे लव देयर टीचर मोर देन वी। तो भैया ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये अपने टीचर को ज्यादा लव करते हैं। किससे, मुझसे। किससे, मुझसे। किससे, मुझसे। तो यहां पे ये जो टीचर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाओ ना, तो इसको भी अस करना पड़ेगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। सी सिंग्स बेटर देन मी। तो ये जो लड़की है ये बहुत मुझसे अच्छा गाती है। तो मी और सी में कंपैरिजन हो रहा है, तो सी सब्जेक्ट है तो मी भी आपका आई बन जाएगा। यानी कि इसको भी हम क्या बना देंगे, सब्जेक्टिव केस बना देंगे। क्या बना देंगे, सब्जेक्टिव केस बना देंगे। ठीक है, चलिए जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, हिंदी मीडियम से हैं और आपको कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो हमारी जो क्लासेस है भाई वो होती है सुबह 11 बजे। तो आप सुबह 11 बजे इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, 6-7 दिन लेके देखिए, 100% आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसको पूरा देखिए, ठीक है। एक भी कोई भी पकड़ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउन चल रहा है अभी, आज दूसरी क्लास है, तो इस क्लास को पूरा देखिए। पहली क्लास से 4-5 क्लास होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अब देखना जब ये प्रोनाउन खत्म होगा तो आपको प्रोनाउन में सारी चीजें आती होंगी। जो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता था कि ये तो सर इतना हार्ड था, हमारे तो समझ में नहीं आता था, वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नहीं आज आ गए कल भाग गए फिर चौथी वीडियो में आ रहे हैं, नहीं। या तो रिकॉर्डेड वीडियोस को भी सीक्वेंस में देखो, या लाइव आप आ रहे हैं तो लाइव भी सीक्वेंस में देखो, तब समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जो चीजें हैं, सेम जो चीजें हैं यूनिट की, उनको सेम चीजों से ही क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। ये चीज अभी हमने सीखी है। अब इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑर्डर मतलब भाई वो वाला ऑर्डर नहीं है भाई जा तुझे ऑर्डर देता हूं, वो वाला नहीं है। ये ऑर्डर है कि मान लो एक ही सेंटेंस में आपका फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने आपको कल सिखा दिया था। अब जिनको नहीं पता, कल की क्लास नहीं ली, उनको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं और कल मैंने इनको अलग से बनाना भी सिखाया था, कैसे बने थे ये चीज भी मैंने बताई थी। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आपका आता है। क्लियर? तो ऑर्डर को कैसे देखते हैं, ऑर्डर को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। अगर हमारे एक ही सेंटेंस में देखो, अब तक तो आपने ऐसा पढ़ा है सी इज गुड, अब तक आपने ऐसा पढ़ा है। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में ऐसा आ जाए ही एंड शी एंड यू, अगर एक सेंटेंस में ऐसे आपको दिखे, अब यहां पे क्या लगाओगे, अब आपको बोले कि भाई इज एम मार में से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हैं इज एम मार में से क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। अब कैसे लगाओगे भैया, ही के हिसाब से लगाओगे, सी के हिसाब से, यू के हिसाब से, किसके हिसाब से लगाओगे? तो वही है, अगर एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएं, तब हमें चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। और इनको भी ऐसे नहीं है किसी को भी ऐसे यू ही लिख दिया, इनको भी आगे पीछे लिखना है। क्या पता यू आगे आ जाए, क्या पता ही पीछे आ जाए, इनको भी ऐसे लिखना होता है। ठीक है, चलो। तो जब आपका सेंटेंस नॉर्मल होता है, मानी कि उसमें कुछ भी अटपटा नहीं है, ना कोई मतलब कोई दूसरा भाव है, सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस है, अच्छी बात की गई है सेंटेंस में, किसी की बुराई नहीं है, बल्कि प्रशंसा है, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, न्यूट्रल है सेंटेंस, तो आपको इस ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सेकंड पर्सन का जो शब्द होगा, जैसे यू, तो सबसे पहले यू आना चाहिए,
फिर थर्ड पर्सन के जो शब्द होंगे जैसे ही सी इट ये वाले शब्द आने चाहिए, फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, यानी कि आई आपका देखने को आपको मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको अरेंज करना है शब्दों को। अब देखो यहाँ पे मैंने यू लिख दिया, लेकिन असलियत में इस रूल में आपके आने चाहिए। ठीक है, और देखो इफ फर्स्ट पर्सन इज वी, अगर हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, हमारे सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पर्सन लिखना है, फिर आपको सेकंड पर्सन लिखना है, और फिर आपको थर्ड पर्सन लिखना है। ठीक है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर आपको थर्ड पर्सन को लिखना है। ऐसे ही शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप सेंटेंस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी शो कर रहे हैं, या कोई नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, या कोई पछतावा दिखा रहे हैं, रिग्रेट दिखा रहे हैं, या फिर अपनी रिक्वेस्ट जो आपकी मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब भी आपको 1 2 3 वाला जो ऑर्डर है यही फॉलो करना है। यानी कि ये बात ध्यान रखो, सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस में ही 231 फॉलो होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बाकी सब में देखो नॉर्मल 1 2 3 ही आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। 1 2 3 ही आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। देखो एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है ही, आई एंड यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, मिस्टेक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिस्टेक की। और मिस्टेक में नॉर्मली आपको पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन ऐसे लिखना होता है। अच्छा ऐसा लिख क्या रहे हैं, ऐसे क्यों लिख रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो सोच के लिखा होगा ना। तो अंग्रेजों की ना एक मानसिकता है, वो मानसिकता क्या है, वो मानसिकता ये है, अगर आपसे आप 2 3 लोग हैं, ठीक है, अगर आप सबसे गलती हो गई है, किसी काम को करते हुए मिस्टेक होगी, गलती हो गई है, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसका पछतावा कर रहे हैं, या कोई नेगेटिविटी आपसे हो गई है, तो अंग्रेजों को मानना क्या है कि सबसे पहले भाई मैं खुद आऊंगा आगे, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, मैं आऊंगा सबसे पहले आगे। ठीक है, तो इसलिए वो पहले बोलते हैं कि खुद आगे जाओ, भाई अपने आप जाओ, खुद जाओ पहले आगे। इसलिए वो जब मिस्टेक होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होती है, नेगेटिविटी दिखानी होती है, कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं हमने जो गलत किया है, तो इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को आगे रखते हैं, फर्स्ट पर्सन को आगे रखते हैं। ठीक है, फिर वो बोलता है खुद को रख दिया, अब जो तेरे साथ था दूसरा पर्सन उसको रख, तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड पर्सन को रखते हैं फिर, और लास्ट में तीसरे पर्सन को। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसमें अपने आप को आगे मत रख। देखा कितना दोगलापन वाली बात है ना। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें अपने आप को पीछे रख ले भाई, उसमें अपने आप को आगे मत रख। हाँ, कोई गलती पलती हो गई तो उसमें अपने आप को आगे आधा सीना चौड़ा के भाई मैंने की है गलती, है ना। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हुआ है, नॉर्मल है, प्रशंसा वाली बात है, तब मत रख अपने आप को आगे, पहले सेकंड पर्सन को रख, फिर तीसरे पर्सन को रख, अपने को सबसे लास्ट में रख। इसलिए ये रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। क्लियर हुआ? इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो मिस्टेक वाली में सबसे पहले अपने आप को रख दो आगे, भाई मैंने की है मिस्टेक, खुद एक्सेप्ट करो पहले। ठीक है, और जब आपकी मिस्टेक ना हो, प्रशंसा वाली बात हो, तो अपने आप को पीछे रख दो। लेकिन नॉर्मली होता है इसका उल्टा, जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो अपने आप को कर लेते हैं सबसे पीछे। ऐसे होता है डेली लाइफ में, तो भाई मैं क्यों कहूं, मैं क्यों एडमिट करूं, मैं क्यों बोलूं भाई मैंने किया है काम, है ना। और जब प्रशंसा होती है तो सबसे आगे आ जाते हैं भाई मैंने किया है अच्छा काम, ऐसे होता है ना। तो इसका विपरीत चलता है डेली लाइफ में। क्लियर? तो यहां पे क्या हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई है, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आएगी तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, यानी कि आई जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, आई, फिर सेकंड पर्सन आना चाहिए यू, और उसके बाद आना चाहिए थर्ड पर्सन यानी कि ही। ये सेंटेंस अब आपका ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसे बनेगा ये। इन शब्दों को भी अरेंज करना होता है। ठीक है, आगे देखो, दे एंड वी हैज कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा, यहाँ पे दे भी आया हुआ है, वी भी आया हुआ है, और सेंटेंस में साफ साफ किया गया था कि अगर सेंटेंस में वी दिखाई देता है तो रूल आपका यही लगेगा, चाहे उसमें कुछ भी हो रहा है, चाहे उसमें प्रशंसा हो रही है, चाहे उसमें नेगेटिविटी आ रही है, मिस्टेक की गई है, कुछ भी की गई है, जब भी वी दिखाई देगा तो रूल ये होगा 1 2 3 वाला, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट पर्सन है कहीं पे, हाँ सर है ना, ये रहा फर्स्ट पर्सन, वी तो है तो वी लिख देंगे, फिर सेकंड पर्सन तो है ही नहीं तो थर्ड पर्सन है, डायरेक्ट वी एंड दे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेगा। आगे देखो, यू एंड हिम, हिम नहीं आएगा भाई, सब्जेक्टिव केस है, इधर भी सब्जेक्टिव आना चाहिए, तो हिम किसका होता है, लड़के का, तो ही लिख देंगे। तो यू एंड ही इज गुड एट क्रिकेट। अब यहाँ पे देखो, ये जो यू है, पहले देखो सेंटेंस नॉर्मल है, कुछ भी मिस्टेक कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, और ये क्या है, थर्ड पर्सन। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 231। नॉर्मल सेंटेंस जो होता है पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन, ऐसी है ना। तो सेकंड पर्सन पहले लिखा हुआ है, फिर इसमें फर्स्ट पर्सन तो कहीं पे है ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड पर्सन है, तो सेंटेंस पैसे ही ठीक हो जाएगा। गलती ये थी बस यहाँ पे हिम की जगह
क्या लिखना था, ही लिखना था, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट दोनों एक साथ होने चाहिए। जो आपका एंड है ना, एंड इधर जो होगा इधर वही होगा, इधर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इधर वर्ब की पहली फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। ये एंड का रूल है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखो हर नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। तो सी यू एंड आई, तो आगे यहाँ पे हैज बीन सिलेक्टेड फॉर टीम, भाई टीम में सिलेक्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है, तो है ना, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया भैया। तो यानी कि आपका कौन सा रूल लगेगा, 231 वाला रूल यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यू, उसके बाद थर्ड पर्सन आना चाहिए, थर्ड है सी, तो लिखेंगे सी, उसके बाद फर्स्ट पर्सन तो एंड आई। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस इनको अरेंज करना होता है। वी सबसे पहले लिखा हुआ है, जिसमें वी आ जाएगा उसमें रूल क्या लगेगा, 1 2 3 वाला। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन वी लिखा हुआ है, फिर सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यू यहाँ पे आ जाएगा, दे की जगह, और दे चले जाएगा यू की जगह। बस इतना चेंज इसमें करना है, और ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो ऑर्डर वाला प्रोनाउन है, क्लियर। चलिए, तो क्लास में भाई कुछ समझ में आया, और इसके क्लास नोट्स वगैरह जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेंगे, अल्फा एसएससी पे, ठीक है। प्ले स्टोर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी चीजें डल जाएंगी। अभी जो है ये डेवलपमेंट में है, और इसमें बहुत सारी चीजें भी डाली जा रही हैं, ठीक है। अब कभी आप सोचो सर हमने इंस्टॉल कर लिया, हमें तो कुछ मिला नहीं, अभी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अभी इसमें आने वाले एक सप्ताह के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी इंक्लूड कर दी जाएंगी, ठीक है। अब पता नहीं आप वीडियो को कब देखो, आज देखो या 1 महीने बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, तो आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्लियर। चलिए, तो क्लासेस का टाइम है भैया 11 बजे, सुबह 11 बजे हमारी जो क्लासेस हैं वो होती हैं। जितने बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो सुबह 11 बजे जरूर जुड़े, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे नई क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब बच्चों को टाटा बाय बाय।